हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन को स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर को हम लोग आज खत्म भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी सिर्फ एक लास्ट वाला सेक्शन पढ़ना बाकी है बच्चों, और वो क्या है? वो है बच्चों स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है किसका? ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर इधर। नॉर्मली हम लोगों ने इसके पहले ब्लैक बॉडी क्या है वगैरह वगैरह सब देख लिया था, और वो उसकी रेडिएशन पावर वगैरह उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब देखो, थोड़ा सा आगे देखना है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोगों को एक ग्राफिकल मेथड्स के साथ में देखने का। वेवलेंथ, टेम्परेचर और रेडिएशन पावर, इनके बीच में ये खेल खेलने वाले हम लोग। किसके बीच में? टेम्परेचर, उसके बाद में रेडिएशन पावर, और सबसे लास्ट में हम लोग किसके बारे में? लैम्डा, वेवलेंथ के बारे में देखने वाले। इन तीन चीजों के बारे में, क्योंकि रेडिएशन आ गया मतलब वेवलेंथ आ ही गई बच्चों, और इसलिए फिर हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले इसको देखने के लिए हम लोग एक ग्राफ यूज करेंगे, और फिर ग्राफ को रीड करके उसका बेसिक ऑब्जर्वेशन करके फिर हम लोग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे। तो आपका ध्यान है बच्चों? चलिए इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, मतलब इधर ध्यान दो पूरा आपका। हाँ जी, मतलब जहां कहीं किसी के ख्यालों में खोए होंगे उसके ख्यालों से थोड़ा बाहर आ जाओ और अपना ख्याल यहां पे लाओ। ओके बच्चों जी, हाँ जी, इधर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले ग्राफ देखो, ढंग से देखो, अच्छे से देखो। रेडिएशन पावर कहां पे है बच्चों? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कौन है बच्चों? वेवलेंथ है बच्चों, इन नैनोमीटर। अब देखो, इसका मतलब वेवलेंथ और रेडिएंट पावर है, और यहां पे के कुछ लिखा है। के मींस व्हाट? केल्विन। तो ये यहां पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब हमें इसको ढंग से रीड करते आना चाहिए। ढंग से रीड मतलब जिसको रीड करके आप लोग ऑब्जर्वेशन बता सकते हो कि इसको देख के आपको क्या लगता है, उसको कहते हैं ढंग की रीडिंग। किसकी? ग्राफ की। तो चलिए बच्चों, ग्राफ से देखते हुए कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हुए एक चीज देखो। सबसे पहले देखो बच्चों, एक बेसिक ग्राफ की एक नेचर है। देखो यहां पे ये ऐसा हो रहा है कुछ, तो ऐसा टाइप का। देखो, एक्स एक्सिस वाली चीज जनरली हम लोग वही लेते हैं जो हमेशा इंक्रीजिंग होगी। जैसे हम लोग नॉर्मली एक्स एक्सिस पे टाइम लेते थे, फिर लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, जिसको भी रखना है रखते थे, लेकिन नॉर्मली क्योंकि टाइम ये हमेशा इंक्रीजिंग में रहता था, सो नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वेवलेंथ को बढ़ाते चलेंगे। अब देखो, वेवलेंथ थोड़ी बढ़ी, रेडिएंट पावर बढ़ी, थोड़ी और वेवलेंथ बढ़ी, फिर क्या हुआ? और रेडिएशन पावर बढ़ी। फिर ऐसा एक टाइम आया कि जहां पे एक वेवलेंथ के ऊपर फाइनली हम लोगों को एकदम हाईएस्ट वाली क्या मिली बच्चों? रेडिएशन पावर। और फिर उससे और बढ़ाने के बाद में फिर घट गई फिर से, मतलब इसके पहले और इसके बाद वाली वेवलेंथ को वो क्या हुआ बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन उस बराबर पॉइंट पे उस वेवलेंथ के लिए वो रेडिएशन पावर सबसे ऊपर है। इसी को हम लोग कहते हैं लैम्डा मैक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लैम्डा मैक्स। द वेवलेंथ एट विच, इट इज अ वेवलेंथ एट विच द रेडिएशन पावर इज एट इट्स मैक्स। अब कुछ लोगों को इसको देखते हुए क्या लगेगा पता है? कि लैम्डा मैक्स जो है ना, वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। गलत, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है वो। फिर लैम्डा मैक्स क्यों लिखा? बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो वेवलेंथ इसलिए लैम्डा है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम ना होते हुए यहां पे मैक्सिमम कौन है? रेडिएशन पावर। सो ऐसी वेवलेंथ जिस पे रेडिएशन पावर क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम पे होगी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बच्चों लैम्डा मैक्स। ओके बच्चों, ये कहां पे मिला आपको? 5500 केल्विन पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। 5000 केल्विन, 4000 केल्विन, 3000 केल्विन, अलग अलग से टेम्परेचर पे चेक किया, फिर फाइनली क्या मिला? देखो, फाइनली ये सबसे कम टेम्परेचर पे, और इसका रेडिएंट पावर सबसे कम मिला होगा। देखो इतना ही है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। अब देखो, ये थोड़ा सा एक प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ते चलेगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, जैसे टेम्परेचर बढ़ते चलेगा
तो रेडियंट पावर भी बढ़ते चलेगी। तो रेडियंट पावर और टेम्परेचर एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, एक चीज। दूसरी चीज भी देखो बच्चों, यहां पे लैम्डा मैक्स 3000 के लिए, यहां पे लैम्डा मैक्स 4000 के लिए, यहां पे ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वैसे लैम्डा मैक्स ये लेफ्ट में शिफ्ट होते चल रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम कम पे हो रही है। और इसलिए फिर कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले देखो, एट गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों? एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होती है वो एरिया अंडर द कर्व से दिखाया जाता है। अगर मैं इसके लिए कर्व निकालूंगा तो इतना एरिया आएगा, इसके लिए निकालूंगा तो और छोटा आएगा, इसके लिए निकालूंगा तो और छोटा आएगा। इसका मतलब अगर एरिया अंडर द कर्व इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली एनर्जी भी इक्वल नहीं है। और इसलिए फिर याद रखना, इक्वल नहीं मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। दूसरा, लैम्डा मैक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्परेचर है। टेम्परेचर के हिसाब से ये डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये किसके हिसाब से बदल रहा है बच्चों? लैम्डा मैक्स किसके हिसाब से बदल रहा है? टेम्परेचर के ऊपर। हाँ, इसका एग्जैक्ट रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ, ये हम लोगों को वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में समझेगा, जो इसके तुरंत बाद में हम लोग पढ़ने वाले। तो रिलेशन को फिलहाल तो हम लोग एक्सप्रेशन को उसको थोड़ा सा फिलहाल साइड में रखेंगे, लेकिन इतना याद रखो उन दोनों में रिलेशन तो जरूर है। तो जो बॉडी रेडिएटिंग है ना, उसका टेम्परेचर जो है और उसका वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट है, इनवर्स है, क्या है देखेंगे। लेकिन इधर ध्यान दो, एरिया अंडर द कर्व, अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था मैं, इसका एरिया अंडर द कर्व अलग है। वो क्या दिखाता है बच्चों? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अभी बॉडी को अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेडिएशन बढ़ रहा है, कितना एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है या एमिट कर रहा है वो इन यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो जो है वो बताना, वो किसका काम हो गया? एरिया अंडर द कर्व। दूसरी चीज, पीक वैल्यूज जो यहां पे देखो, पीक वैल्यूज ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। पहले 3000 केल्विन पे यहां पे थी, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, मतलब वो कहां शिफ्ट हो रही है? लेफ्ट पे। अब पांचवा ऑब्जर्वेशन है, ये प्योर ऑब्जर्वेशन। एट हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, ओके क्या हुआ रे? रेडिएंट पावर क्या हुई? बढ़ी की घटी? देखो पहले यहां पे इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, बाद में इतनी हो गई, बाद में और भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है उसका? वो बढ़ते चल रही है बच्चों। इसलिए रेडिएंट पावर आल्सो इंक्रीजेस, रेडिएंट पावर बढ़ गई। और लास्ट में एट रूम टेम्परेचर क्या होता है? अगर समझो कोई बॉडी रूम टेम्परेचर पे 3000 केल्विन के आसपास है, तो सॉरी 300 केल्विन के आसपास है, सो उसका जो लैम्डा मैक्स है, मतलब उसकी रेडिएंट पावर का जो वेवलेंथ है, उसकी जो मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम रेडिएंट पावर वाला जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, क्लोज टू दैट। समझ गए? इसका मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे बॉडी है तो इसका मतलब ये है कि वो विजिबल रेंज में नहीं आएगा, इसलिए वो दिखेगा भी नहीं आंखों को, इसलिए वो ग्लो नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है, होना ही चाहिए, और नहीं है तो वापस से देखो एक बार क्या बताया गया है उसको, ठीक है? चलिए आगे बढ़े बच्चों। अभी नेक्स्ट सेक्शन आएगा जहां पे हम लोगों को रिलेशन देखने का। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा? स्पेक्ट्रल कर्व देखा, लेकिन क्या हम लोगों को रिलेशनशिप समझ गया क्या कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है? नहीं। तो इसको बताया किसने? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। सो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, चलिए देखते हैं इसको अभी क्या है जी। वेन के लॉ के हिसाब से जो वेवलेंथ मैक्सिमम वाली होती है, मतलब उसको जिसको लैम्डा मैक्स कहते हैं, जो वेवलेंथ है एट द मैक्सिमम रेडिएंट पावर, वो प्रोपोर्शनल होती है किसको बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट ब्लैक बॉडी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि लैम्डा मैक्स, रुको रुको रुको, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लैम्डा मैक्स के बारे में। कौन है ये? कौन है ये? याद है कि नहीं? अभी देखा जिसको मैंने अभी बताया था, इट इज अ वेवलेंथ एट विच रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम। सो जहां पे रेडिएंट पावर अभी मैक्स पे है, तो मैक्सिमम रेडिएंट पावर होते हुए जो वेवलेंथ है वो प्रोपोर्शनल है किसको? टेम्परेचर को। कैसी प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली।
कैसी प्रोपोर्शनल? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में। कैन आई राइट, कैन आई डू दिस? ओके, B अपॉन T आ गया बच्चों। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेन डिस्प्लेसमेंट। कितना सिंपल सा इक्वेशन दिया है, कुछ भी काम नहीं। अब ये कैसे सही है देखने का है क्या? चलो 1 मिनट में काम हो जाएगा हमारा। देखो इधर देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा घटना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? बराबर है ना? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अब वेवलेंथ देखो, इधर वाली ये वेवलेंथ दिखा रहा है ना, सबसे पहले वेवलेंथ इतनी थी 3000 के लिए, फिर टेम्परेचर बढ़ा, वेवलेंथ छोटी होगी, फिर और छोटी होगी और फिर छोटी होगी। इसका मतलब लैम्डा ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। सो लैम्डा मैक्स अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में इधर, तो वैल्यू क्या हो रही है? कम 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 कम, और टेम्परेचर हाई 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 हाई। इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो गया कि नहीं? हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बता रहे थे भैया वो सही है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं आगे। हाँ जी, सो लैम्डा मैक्स, अब ये बी कौन है भाई? बी कौन है बताओ? यहां पे बी है, इसको हम लोग कहते हैं वेन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वेन कांस्टेंट। इस वेन कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू है जो कि है 2.89 इंटू 10 टू द पावर कितना है भाई? वो 97 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया मीटर केल्विन। ओबे हाँ, ये टी इधर आ जाएगा केल्विन और ये मीटर में होता है तो मीटर केल्विन हो गया। ये बी की क्या है वैल्यूएशन? 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया बच्चों। चलिए अब यहां पे खत्म हो गया। ये बहुत मुश्किल था क्या? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी सी ही चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप लोग सीईटी दो, आप लोग नीट दो, जेई दो, कुछ भी करो, आप लोगों को बस इस फॉर्मुलेशन को ढंग से याद रखना है, वेन डिस्प्लेसमेंट को। इनके बीच के रिलेशन को समझना है कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते चलेगा ना, सो फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन विल बी ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, जहां पे मैक्सिमम आपकी रेडिएंट पावर होगी। समझ गए बच्चों? चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बेसिक चीज को याद रखो कि अगर हम लोगों को ये जो लॉ है ये कहां पे काम में आता है? ये टेम्परेचर ऑफ द डिस्टेंट स्टार्स या प्लैनेट्स या जो भी है उनको, एक्चुअली सन मून जो भी है, इनके टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसमें शिफ्टिंग होती है कुछ, मतलब जैसे रेडिएशन आता है ना उसके कलर हिसाब से रेडिएंट पावर जैसे होगी उसके हिसाब से वेवलेंथ आएगी। अब अगर आप लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट कर दी, अलग अलग सी वेवलेंथ अलग अलग से कलर को डिनोट करती है। जैसे ही कलर आप लोग डिटरमाइन कर लोगे तो देखो वो कलर का डिटर्मिनेशन और उसका टेम्परेचर का रिलेशन है। तो लैम्डा ये कलर को डिटरमाइन करेगा और टेम्परेचर उनके बीच में प्रोपोर्शनलिटी बता देगा, तो खत्म हो गया। सो वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको क्या चीज बता देगा बच्चों? ये यूजफुल है आप लोगों को कहां पे? टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून एटसेट्रा जो भी होंगे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसका कलर को हम लोग जैसे ऑब्जर्व करेंगे, सो उसकी एक वेवलेंथ रहेगी, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रिलेशन रहेगा टेम्परेचर के साथ। और बेसिक लॉ हम लोगों को पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू है सीधा सीधा लैम्डा अभी निकाल लिया या डिटरमाइन कर लिया, तो लैम्डा पता है और ये पता है, तो हम लोग सीधा टेम्परेचर डाउन कर देंगे। तो बी अपॉन लैम्डा विल गिव यू द टेम्परेचर। समझो मुझे टेम्परेचर निकालने का है तो मैं क्या करूंगा? बी अपॉन लैम्डा मैक्स। इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से देखेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पास है, और फिर फाइनली आपको वो मिल जाएगा वैल्यूएशन। सिंपल है कि नहीं? चलो आगे बढ़े कि फिर बच्चों? बिल्कुल आगे बढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये पार्ट खत्म हो चुके हैं यार। रुक के क्या करेंगे? चलिए लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टीफन बोल्ट्जमैन और उनका लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है चलो, स्टीफन बोल्ट्जमैन
इनका लॉ ऑफ रेडिएशन, जी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। पहले स्टीफन ने कुछ बताया, बोल्ट्जमैन ने उसको कुछ एडिशन की और फिर आप लोगों तक पहुंचा एक लॉ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं थर्मल रेडिएशन, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, करेक्ट है कि नहीं? अगर मैं कहूंगा थर्मल रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते चलेगा, रेडिएशन बढ़ते चलेगा। सन का टेम्परेचर ये ज्यादा है तो उसमें से रेडिएशन भी तो ज्यादा निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उनका रिलेशन है एक दूसरे से कुछ तो, करेक्ट है कि नहीं? उसकी वेवलेंथ भी उससे करेक्ट रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा आगे और ये समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर और आपका रेडिएशन पावर, इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है। 1879 में स्टीफन ने कुछ पहले बता दिया और फिर बाद में बोल्ट्जमैन ने उसको ऐड कर दिया। और क्या बता दिया उन्होंने? ये कहा कि रेट ऑफ एमिशन जो होता है, ठीक है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको? टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब एकदम सिंपल है, देखो ज्यादा डिटेल्स में ज्यादा मुश्किल वाले काम करने से अच्छा सीधे सीधे भाई साहब की लैंग्वेज देख लेते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट। मुझे नहीं पता क्यों लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते, एकदम से सिंपल सी चीज है। ये कौन है भाई? आर। आर मतलब कौन? कुछ लोग कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ना भाई गधे जैसा कुछ भी बात मत करो, ये एकदम सिंपल सी चीज है। आर है आपका रेडिएंट पावर, ओके, ये आपका क्या है? रेडिएंट पावर, या इसको हम लोग पावर ऑफ एमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है? अभी ध्यान दीजिएगा। सो ये रेडिएट करने वाली पावर कितनी है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जितनी भी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर के। ये टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं इसको बच्चों, मतलब बॉडी का जो फिलहाल का टेम्परेचर है उसके ऊपर। तो जो भी बॉडी का टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कौन? रेडिएंट पावर। कैसा? फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर के साथ में रेडिएंट पावर प्रोपोर्शनलिटी रखती है। अब अगर मैं समझो इसको सिंपल से इसमें कर दूं, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, इक्वल टू आ जाएगा, जगह पे उसके एक क्या होना आ जाएगा बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पे है सिग्मा टी टू द पावर 4। अब आप यहां पे ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कहा गया था बच्चों स्टीफन्स कांस्टेंट। ये स्टीफन का जो कांस्टेंट है बच्चों, इसकी क्या वैल्यूएशन है? तो इसकी वैल्यूएशन है 5.67 इंटू 10 टू द पावर, कितना है भाई? 10 टू द पावर कितना है? -8 जूल पर जूल। अभी ये एनर्जी एमिट कर रहा है, सो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केल्विन का पावर 4 आ गया बच्चों जी। जूल पर सेकेंड को आप लोग वैट में भी लिख सकते हो। सो क्या मैं वैट पर मीटर स्क्वायर टू द पावर 4 लिख सकता हूं? के टू द पावर 4 हो गया बच्चों। ये उसका क्या हो गया? यूनिट। सिंपल सी चीज है। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ इसको एक डायमेंशन भी लिख सकते हो, L0 है यहाँ पे, M1 है शायद, T उसके बाद में कितना है इसका? T है आपका -3 और K है आपका -4, ओके जी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये रिलेशनशिप आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आएगा, ओके। कई बार हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो इसको फ्रीक्वेंटली यूज करने की वजह क्या है? क्योंकि एकदम सिंपल सा लॉ है जो आपको रेडिएंट पावर और सीधे टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। हम लोग थर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, सीधा रिलेशन है रेडिएशन पावर का, ब्लैक बॉडी का और इसका सीधा रिलेशन। लेकिन अब हमेशा ब्लैक बॉडी ही होगी जरूरी है कह रहे? नहीं, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन देती है वो मैक्सिमम पे आ जाएगी, उससे तो कोई भी दूसरी ऑर्डिनरी अगर बॉडी में चेक करूंगा तो वो कम देगी, है कि नहीं? तो अगर मुझे इसको किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए निकालना है, दिस इज फॉर द ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये तो आपको दिखा रहा है। अभी देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो मुझे सिंपल सी चीज बताओ, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, किसी और पे है क्या? नहीं। वैसे ही अभी हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे मान के चलो एक फॉर्मुलेशन देखते हैं बच्चों, चलिए
हम लोगों को मान के चलो कि अमाउंट ऑफ हीट दिया हुआ है, किसी सब्सटेंस को एक अमाउंट ऑफ हीट पास किया गया है और फिर उसके बाद में हम लोगों को उसके रेडिएशन के बारे में अगर पूछा गया है, तो सपोज इफ Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इफ Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी बाहर जा रही है ना, रेडिएंट पावर अलग है, रेडिएशन पावर अलग है और उसके वजह से निकलने वाली एनर्जी अलग है, तो वो एनर्जी को हम लोग Q से डिनोट करेंगे क्योंकि वो एक हीट के एनर्जी का ही टाइप है। सो Q अगर इतना है, अगर मान के चलो जिस सरफेस से वो निकल रही है उसका सरफेस का एरिया है A, एरिया ये सरफेस एरिया जो भी है, कितने टाइम के लिए चल रहा है, तो ये टाइम T के लिए चल रहा है बच्चों, फॉर टाइम T, ये सब कुछ जो भी चल रहा है रेडिएशन हो रहा है ना, वो टाइम T के लिए चल रहा है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा तो फिर कितना रेडिएशन पावर हो गया है, तो रेडिएशन पावर ये इसको प्रोपोर्शनल है सीधे सीधे, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट Q मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर 10 टू द पावर 4, क्योंकि ये था R, ये पहले देखा है हम लोगों ने, तो ये इसको प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ये इक्वल हो गया क्योंकि R इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 था, Q अपॉन AT ये R था, तो इसका मतलब Q अपॉन AT क्या हो गया, सिग्मा T टू द पावर 4। अब ये हो गया एक, ठीक है। अब यही अगर मुझे समझो मान के चलो किसी, ये किसके लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन अगर मुझे किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चाहिए, जस्ट आई वांट फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए यही इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, सेम बनेगी, सेम, कुछ फर्क नहीं इसमें, बस एक ही चीज का फर्क है दैट ये लिखो या तो R लिखो, कोई भी चीज इज इक्वल टू, बस यहाँ पे E आ जाएगा सिग्मा T टू द पावर 4। अपने दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस दो और E कौन है वो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इसको R अपॉन RB वगैरह आप लोग लिख चुके हो ना, बस ये वही है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या इसको एमिसिविटी भी कहते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन एक चीज है, ये जो R की पावर रहेगी ना, ये लेस देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन रहेगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, क्योंकि मैक्सिमम तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही दे सकता है। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट को एमिट भी कर सकता है, उसकी वही सबसे ज्यादा खासियत है, जो सबसे ज्यादा ले सकता है वही सबसे ज्यादा दे भी सकता है। ये इससे ज्यादा तो नहीं ले रहा, इसलिए इसकी R की वैल्यू ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कम ही होगी। समझ गए बच्चों, क्लियर है आपको? चलिए ये हो गया, खत्म हो गया। अभी देखो नाउ अगर मैं मान के चलो, अभी हम लोगों को थोड़ा सा इसके फॉर्मुलेशन में और भी आगे बढ़ने का, बस एक लास्ट वाले फॉर्मुलेशन की ओर चल रहे हैं कि अगर मान के चलो कि हम लोगों ने किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी को, जिसका कुछ तो XYZ टेम्परेचर होगा, और फिर उसको सराउंडिंग के साथ में रखा या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रखा जिसका कुछ तो टेम्परेचर होगा, PQR जो भी होगा, समझो अभी लेंगे वो हम लोग, तो वो क्या करेंगे बच्चों, हीट को एक्सचेंज करेंगे, मतलब एनर्जी का लॉस होगा। हो सकता है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो तो हीट का गेन भी हो सकता है ना। सो एनर्जी का लॉस होना, एनर्जी का गेन होना, बस इतना ही निकालना है हमको, दो चीजें निकल गई, काम खत्म, ठीक है। सो देखते हैं, चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेट लॉस ऑफ द एनर्जी इफ द बॉडी इज केप्ट समवेयर। तो थोड़ा सा पहले थोड़ी कंसिडरेशन जिसको हम लोग समझ रहे हैं ना वो देख दो। इफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इफ परफेक्टली, मैं थोड़ा सा लिख ही लेता हूं इसको, हमेशा टालना अच्छी बात नहीं। इफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T, ओके, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है बच्चों, T है। अगर हम लोग उसको रख देते हैं सराउंडिंग में, केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, O, TO, ओके। तो जो जिस सराउंडिंग में रखा है ना, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बच्चों, O, TO। सो इसका मतलब यह है कि देन द एनर्जी रेडिएटेड, देन द एनर्जी रेडिएटेड, अब एनर्जी रेडिएटर अगर मुझे निकालने की है तो वो कितना आएगा बच्चों, Q अपॉन AT इज इक्वल टू, अभी तो देखा था हम लोगों ने, क्या आएगा रे वो, सिग्मा T टू द पावर 4। ये कौन है, ये तो वो एनर्जी है, ये तो वो रेडिएशन पावर है
जो ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है, करेक्ट है कि नहीं? अब इसमें से कुछ सराउंडिंग ले लेगा अपने पास में, तो जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड है अगर वो मैं चेक करूंगा तो वो उसको अपने हिसाब से आएगी। अभी ये एनर्जी रेडिएटेड है या ये पावर एमिटेड है, एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, करेक्ट है कि नहीं? ये ठीक है। लेकिन एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग कितना आएगा रे? तो वो आएगा उसके टेम्परेचर के हिसाब से। देखो ध्यान दीजिएगा। सो इसकी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड आपको मिलेगी कितना? सिग्मा T0 टू द पावर 4। समझे? तो एक ने क्या किया बच्चों? एब्सॉर्ब किया, एक ने एमिट किया। एक ने एमिट करना, एक ने एब्सॉर्ब कर लेना। और फिर इसमें अगर हम लोग एनर्जी के लॉस को देखेंगे, मतलब एक बीच में एक लॉस आएगा, एनर्जी का लॉस अगर मुझे निकालने का है तो मैं क्या करूंगा? जितना इसने दिया हुआ है, जितना इसने रिसीव किया, उसके बीच का गैप देखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बीच का गैप ही क्या है? एनर्जी लॉस। सो एनर्जी लॉस्ट कितना आएगा रे? सो सिग्मा ये T टू द पावर 4 कौन है? एनर्जी रिलीज्ड, एमिटेड, और एक ने एब्सॉर्ब किया है, तो इनके बीच के रिलेशन देखो, सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस सिग्मा T0 टू द पावर 4। सो सिग्मा कॉमन आ गया, T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, करेक्ट है कि नहीं? ये आपका कौन है बच्चों? ये एनर्जी का लॉस है बच्चों। चलो ठीक है, अब ये आ गया बच्चों। ये किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। सो एनर्जी का लॉस याद रखना है, क्लियर है? ओके। अब अगर यही एनर्जी का लॉस मुझे देखने का है फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी, ये किसके लिए बच्चों? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे थे। अभी अगर मैं ऑर्डिनरी इसके बारे में बात करूंगा तो क्या फर्क आएगा रे? फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी ये ऑब्जेक्ट जो भी होगा, बाकी कुछ भी नहीं। एनर्जी लॉस कैसे निकालूंगा मैं? एनर्जी का लॉस में एकदम सिंपल तरीके से, बाकी कुछ भी नहीं करने का और उसको एक ही काम करने का है, वहां पे ई पुट कर दो, बाकी सब जैसे के वैसे। T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। मुश्किल है क्या? बस एक ई पुट करने में हमें कोई दिक्कत है क्या? बस खत्म, फिर कुछ नहीं करने का, बस ई पुट करने का। ई कौन है? पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या एमिसिविटी कहते हैं इसको, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसको फिनिश करने जा रहे हैं। सी अब ये समझो, ऐसे मान के चलते हैं कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ये सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा है तो एनर्जी गेन होगी ना, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी गेन होगी सिस्टम के लिए। तो जैसे हमारी बॉडी जिसको हम लोग चेक करें, जैसे ये सिस्टम है, अगर बाहर वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो वो इसको एनर्जी देगा, इसका अगर कम है तो उससे। तो यहां पे अभी क्या होगा बच्चों? एग्जैक्टली उल्टा, एनर्जी लॉस होने की जगह पे एनर्जी गेन होगी। इफ सिचुएशन लिख रहा हूं, इसको यहीं पे रहने देता हूं क्योंकि लिखने के लिए काम में आएगा। इफ सिचुएशन इज इनवर्स, इफ T0 इज ग्रेटर देन T, इसका मतलब है कि सराउंडिंग के, तो एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का लॉस होने की जगह पे एनर्जी विल बी गेन। सो एनर्जी गेन कितना है वैसा ही रिलेशन आएगा, सेम रिलेशन आएगा बच्चों, सेम रिलेशन, कुछ भी फर्क नहीं। बस आप लोगों को T0 जो था ना वो बाद में था पहले, तो अभी उसको पहले लेने का, तो हो गया खत्म। देखो E सिग्मा जैसे वैसा T0 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर ये एक बार समझ गए आप लोग कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा था इसको पहले ले लिया और इसका टेम्परेचर कम था वो बाद में आ गया, खत्म। क्या मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल है। और फिर ये खत्म हो गया, इट इज डन। एक चीज को नोट डाउन कर दो, बाय द लॉ हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे मान के चलो, बाय लॉ नोट, समझो टेम्परेचर डबल हो गया। इफ T इज डबल्ड देन समझो, मान के चलो कि जितना पहले टेम्परेचर था बाद में टेम्परेचर बढ़ गया और पहले वाले से डबल हो गया, तो पावर रेडिएटेड जो है
इंक्रीज होगी क्या? हाँ, इंक्रीजेस, लेकिन कितने से? बाय फैक्टर, वो तो आपको पता है t टू द पावर 4 था, तो डबल के पावर 4 मतलब कितना हो गया? 2 टू द पावर 4, दैट इज 16 टाइम्स। सो अगर मान के चलो टेम्परेचर डबल हो गया ना, तो रेडिएटेड पावर सीधा 16 टाइम्स से बढ़ जाएगी। समझ गए? क्लियर है बच्चों? हो गया। चलो, अगर 57 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर का राइज हो जाता है, तो ऐसे मान के चलो कि आप लोग जो है रेट डबल हो जाता है अगर 57 डिग्री सेल्सियस का गैप आ जाता है पहले और बाद वाले टेम्परेचर में। लेकिन ठीक है, चलो ये खत्म हो गया बच्चों। अभी इसके बस न्यूमेरिकल वाला एक सेक्शन सा अलग सा हम लोग करवा लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर। आप लोग इसी चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ही साथ देते रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जो भी कुछ होगा, मुझे उसको ढंग से बोलने भी नहीं आता है, तो जो भी है, बट यू मस्ट कीप कमिंग ऑन दिस चैनल। ओके, यू मस्ट डू इट। बाय बच्चों, सी यू ऑल।